नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मिनिस्ट्री ऑफ करंट अफेयर्स बाय डॉक्टर गौरव गर्ग। हमारे साथ आज इस इंटरव्यू सेशन में जुड़ी हैं कोमल कुमारी, जिन्होंने ईएसआईसी यूडीसी एग्जामिनेशन और आरआरबी क्लर्क एग्जामिनेशन क्लियर किया है। वेलकम कोमल एंड वेरी ग्लैड टू हैव यू टुडे। Hi ma'am, I'm happy to be here today. कोमल, थोड़ा अपने बारे में बताएं। I have done MSc in mathematics. I live in Chennai. So I've completed my BSc and MSc from Chennai. And in 2021 May, मेरा एग्जाम सब क्लियर होने के बाद में I decided कि okay, अभी थोड़ा serious होके I'll start preparing. I've been writing government exams, but I was never serious. It was just that मेरे घर वाले चाहते थे कि ट्राई करते रहो तो इसलिए मैं देती थी, बट आई वाज नेवर सीरियस। मैं अप्लाई करती थी बिकॉज मोस्ट ऑफ द एग्जाम्स हैव no fees for girl students, so I would apply and then I'll go write this exam. But then from June 2021 I thought, okay, I'll get serious and I'll start preparing seriously whatever happens. So June 21 के बाद से I've been giving exams and then ESIC UDC मैंने अप्लाई किया था February 2022 में, एंड अभी मैंने ज्वाइनिंग किया है ESIC UDC में, यहाँ पे चेन्नई रीजन में। टुडे वाज माय थर्ड डे एंड आरआरबी क्लर्क भी क्लियर किया है, फाइनल मेंस। एंड आरआरबी पीओ तो मैंने दिया नहीं था, और अभी एसबीआई क्लर्क का रिजल्ट आया है तो उसका भी आई हैव मेंस टू गिव। सो that's it. And I was working in a private company, work from home था. I was like, okay. So as you just said that your family wanted, but you were never very sure about it. So what changed your mind to actually prepare for it and give a serious attempt? What happened was that I tried for companies in my BSc also. तो इतना कॉन्फिडेंस नहीं रहता था कि ये एग्जाम क्लियर कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए मैंने बीएससी में भी फाइनल ईयर में कंपनीज के लिए ट्राई किया था। तो मेरे को 2 कंपनीज मिला था, बट उनमें भी इतना पेमेंट नहीं मिल रहा था जितना कि हम सोचते हैं कि थोड़ा अच्छा मिले। तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि अभी एमएससी कर लेते हैं फिर साथ ही में। तो एमएससी करने के बाद भी मेरे को एक जॉब मिला था, लेकिन उसका भी पेमेंट इतना अच्छा नहीं था। इट वाज अराउंड 25,000 ओनली। तो मुझे लगा कि 25,000 एक कंपनी में जाके मैं सुबह से शाम तक इतना काम करूंगी, एंड देन व्हेन आई कैन गेट दिस, इवन इफ द सेम अमाउंट 25,000 वाज, अगर वो कोई गवर्नमेंट सेक्टर से आता तो थोड़ा मुझे जॉब सिक्योरिटी भी रहता, बट वही 25,000 के लिए मैं एक प्राइवेट कंपनी में जाके काम करूंगी। तो मैंने सोचा ठीक है, एक बार ट्राई करते हैं गवर्नमेंट सेक्टर के लिए भी। एंड मेरे घर में भी, क्योंकि मेरे फैमिली बैकग्राउंड में बहुत हर कोई गवर्नमेंट सेक्टर में है, तो इसलिए मुझे लगा कि ठीक है, एक बार कोशिश करते हैं। इसलिए मैंने थोड़ा सीरियसली होके प्रिपरेशन फिर जून 2021 से स्टार्ट किया। So जब आप सीरियस हो गए तो कैसे प्रिपरेशन शुरू की? मैंने जो है तो बहुत, क्योंकि मैंने बोला आपको, मैं पहले से कुछ देखती थी, लेकिन इतना नहीं आइडिया रहता था। स्पेशली मेरे को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होता था करंट अफेयर्स में ही और जनरल नॉलेज में। मैंने जितने भी एग्ज़ाम्स देती थी, मैं कभी न्यूज़पेपर से पढ़ के जाती थी, या कभी कोई मैगज़ीन से पढ़ के जाती थी, कभी कोई प्रीवियस ईयर्स पढ़ के जाती थी, बट कभी भी मुझे वो सैटिस्फैक्शन नहीं रहता था कि इसमें ये जो मैंने पढ़ा है वो आया है एग्ज़ाम में। तो पहले तो मैंने अपना टाइम लेके वो डिसाइड किया कि एक सोर्स रहना चाहिए करंट अफेयर्स का, जो कि बस एक ही सोर्स रहेगा। एंड मैथ्स के लिए भी मैंने क्योंकि मुझे इतना नहीं चाहिए मैथ्स में, मेरे को बेसिक्स बस अगर मुझे समझ में आ जाए तो आई एम गुड विद दैट। एंड रीजनिंग भी क्या, रीजनिंग का भी मैंने जब पेपर्स देखे तो इट इज मोस्टली कि आप जैसे पढ़ते जाएंगे, अगर पढ़ते पढ़ते आप उसको एनालाइज करते जाते हैं तो वो हो जाएगा। तो रीजनिंग और इंग्लिश एक साइमल्टेनियसली जैसे प्रोसेस थे, और इंग्लिश के लिए मैंने उतना प्रिपरेशन नहीं किया क्योंकि मैं बुक्स पढ़ती हूँ, और यहाँ पे चेन्नई में ज़्यादातर ही हमको इंग्लिश में ही बोलना पड़ता है सब कुछ, मेरे फ्रेंड्स के साथ भी। तो इंग्लिश उस तरीके से उतनी इम्प्रूव थी, तो इसलिए मैंने इंग्लिश पे इतना ध्यान नहीं दिया, बट बाकी के 3 चीज़ों में मैंने किया, एंड सबसे ज़्यादा ऑब्वियसली करंट अफेयर्स के लिए। अगर किसी को बेसिक से तैयारी करनी है, वो अलग-अलग सेक्शंस को कैसे तैयार करें? तो एंड अ सीरियस अटेम्प्ट। या सो जब आप
बेसिक से तैयारी करना चाहते हैं, तो मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी, अगर आपको पहले से ही कुछ आइडिया है कि आपको गवर्नमेंट की तरफ ही जाना है और आप एक कॉलेज स्टूडेंट हैं, तो इतना रहता है कि हम कॉलेज में हैं, तो किस लिए इतना प्रेशर लें, किस लिए इतना पढ़ें? तो उस टाइम पे आप ये कर सकते हैं एटलीस्ट कि आप अपने सोर्सेज़ तैयार करके रखें, आपको कहाँ से पढ़ना है। क्योंकि आप कॉलेज करने के बाद में अगर आप बैठेंगे कि अब मैं बैठ के अपने सोर्सेज़ पहले कलेक्ट करता हूँ, तो उसमें भी आपका टाइम जा ही रहा है। तो इसलिए मैंने उस टाइम पे एंड थोड़ा अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखें कि आपको क्या-क्या चीज़ करना है। आपको हर चीज़ ही आए वो ज़रूरी नहीं है और हर चीज़ ही करना भी ज़रूरी नहीं है। तो मैंने क्या किया था कि फॉर बेसिक्स मैंने जो है अपना क्वांट्स के लिए अड्डा का जो लॉकडाउन का सीरीज़ आया था ज़ीरो टू हीरो, वो वाला मैंने देखा। तो उसमें मेरे को बेसिक आइडिया हर एक चीज़ का पता चल गया और सिम्प्लिफिकेशंस कैसे करना है वो सब थोड़ा वो देख के फिर मैंने अपने बस कॉन्सेप्ट्स पे किया कि कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, तो अभी हमको क्वेश्चन समझने की कोशिश करनी है। एंड रीज़निंग के लिए मैंने क्या किया, मैं धीरे-धीरे जाती थी कि जो क्वेश्चन बोल रहा है, उसके हिसाब से जाओ। रीज़निंग में मुझे मोस्टली वही लगा है कि रीज़निंग में क्योंकि आपको स्टेप बाय स्टेप आपको डायरेक्शंस दिए रहते हैं। अगर आप वो डायरेक्शंस को ही फ़ॉलो करते जाएँगे, थोड़ा इनिशियली आपको थोड़ा पेशेंस रखना है, थोड़ा स्लोली जाते-जाते अगर आप वही डायरेक्शंस देंगे, तो आपका फाइनली पज़ल बन जाएगा एंड पज़ल बनते ही आपके 5 क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। एंड इंग्लिश के लिए मैं क्या करती थी कि जो है मेरा बस जैसे रीड करते टाइम अगर मुझे कुछ लग रहा है गलती है इस सेंटेंस में, तो उस हिसाब से मैं मार्क करती थी। एंड पहले बाकी का सारा करके बाद में आई वुड डू रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। एंड करंट अफेयर्स के लिए आई फॉलोड गौरव गर्ग सर फ्रॉम वेरी लॉन्ग एंड 2018 से मैंने सर को फॉलो कर रही हूँ। तो मैंने बस सर को ही फॉलो किया है क्योंकि सर का जो स्टाइल है टीचिंग का, वो मेरे को बहुत सही लगता है, क्योंकि मैंने भी हमेशा ऐसे ही पढ़ा है कि एक क्वेश्चन के अंदर से ही तुम बहुत सारे क्वेश्चन्स निकाल के पढ़ लो। तो सर वैसे ही पढ़ाते हैं तो इसलिए वो आसान हो जाता है और ऐसे फीलिंग भी आती है कि ठीक है, ये एक क्वेश्चन नहीं पढ़ा, आपने बहुत कुछ पढ़ लिया। एंड देन जब आप थोड़े दिन तक वो पढ़ोगे, सर के वीडियोज़ देखोगे तो आपको भी लगेगा कि हर एक चीज़ रिपिटेटिव ही है। तो आपको इतना ज़्यादा भी हर दिन कुछ नया नहीं हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें जो बाद में होने वाली होती हैं, आपको पहले पता चल जाती हैं। तो इतना लोड भी नहीं लगेगा आपको क्योंकि आप डेली सेम चीज़ पढ़ोगे, डेली सेम चीज़ सुनोगे एंड कुछ-कुछ नया रहेगा, बाकी सब सेम रहेगा। तो इसलिए वो भी बहुत हेल्पफुल रहता है। मतलब वो स्टाइल ऑफ टीचिंग मेरे लिए एप्रोप्रिएट था, इसलिए आई वेंट विथ दैट। प्री और मेंस की तैयारी एक साथ कैसे करनी है? प्री की और मेंस की तैयारी एक साथ किया। सो मेंस के लिए सिर्फ़ एक चीज़ अलग होती है कि आपको करंट अफ़ेयर्स आएगा और प्री और जब प्री के अंदर आपको कॉन्सेप्ट्स नहीं चाहिए, आपको स्पीड चाहिए। बट देन आप कॉन्सेप्ट्स पहले समझेंगे तभी तो आपको स्पीड भी आएगी। तो आप कॉन्सेप्ट्स बाकी कर लोगे तो आपका रीज़निंग और क्वांट्स तो हो जाएगा, वो एक ही साथ हो गया है उसी टाइम पे आपका प्री का भी हो गया है, मेंस का भी हो गया है। लेकिन करंट अफ़ेयर्स के लिए जो मेंस के लिए मैं क्या करती थी कि डेली मैं सुबह का टाइमिंग रखती थी अपना। सुबह एक वीडियो देखूँगी और शाम को भी एक वीडियो। तो 1 दिन का 2-2 वीडियोज़ अगर हो जाएगा तो ठीक है या फिर सुबह एक वीडियो रहेगा एंड देन शाम को उसको रिवाइज़ कर लो। ऐसे मेरा करंट अफ़ेयर्स चलता था क्योंकि अगर करंट अफ़ेयर्स मतलब मेरे को ये नहीं था प्री निकलेगा, नहीं निकलेगा उसके बाद में देखेंगे, नहीं प आई वाज़ लाइक करना है करंट अफ़ेयर्स, नहीं निकलेगा तो ठीक है, तो भी आप नॉलेज तो गेन कर ही रहे हैं, आपको कितना पता चल रहा है, डेली तो न्यूज़पेपर इतना नहीं पढ़ते हैं। तो इसलिए वो सोच के आई वुड डू करंट अफ़ेयर्स ऑल्सो। उसके साथ ही मैं करंट अफ़ेयर्स करती थी। अगर सैटरडे आ गया, संडे आ गया या इतना नहीं है मतलब एक बार क्वांट्स एंड रीज़निंग का कंप्लीट करने के बाद में आप उसके लिए सिर्फ़ मॉक्स पे ध्यान दे सकते हैं। तो सिर्फ़ मॉक्स देने के बाद में आपको एक मॉक्स दी एंड मॉक का भी मॉक कंप्लीट होने के बाद में आप उसका एनालिसिस कर लोगे, उसके बाद भी आपके पास पूरा दिन है। तो उस टाइम पे मैं वापस से फिर करंट अफ़ेयर्स ही देख लो एंड देन उनका नोट्स बना लो। वही वैसे करती थी, तो दोनों साथ में चलता है, कुछ ताकि आप प्री क्लियर कर देते हैं, तो ऐसे नहीं रहता कि अभी कुछ और नया करना है, जैसे चल रहा था वैसे ही चलता रहेगा। गौरव सर का कितना अहम रोल रहा है एग्ज़ामिनेशन में? अ, गौरव सर का बहुत बड़ा रोल रहा है। मैंने 2018 से
उस टाइम पे मैंने जब सर को मतलब मैंने जब स्टडी आईक्यू को फॉलो करना स्टार्ट किया था, तो सर का वीडियोस शायद मैंने कुछ वीडियोस सर के फ्री में यूट्यूब पे देखे थे। उसके बाद में क्योंकि मैं तैयारी नहीं कर रही थी, तो मैंने पेड कोर्स नहीं लिया था। मैं जो यूट्यूब पे ही वीडियोस आते थे, जो भी अपलोड होते थे, वही देखती थी। विपिन सर के वीडियोस आते थे, उनको देख लेती थी कि उनको देख के जितना नोट्स बनता था उतना। बट देन लास्ट 2021 में मैंने सर का पेड कोर्स लिया एंड देन उस हिसाब से मैंने स्टार्ट किया। तो स्टार्टिंग में सर के वीडियोस बहुत फास्ट लगे मेरे को। 20 मिनट का वीडियो रहता था, बट मेरे को 50 मिनट्स लग जाते थे वो लिखने में, क्योंकि मैं बहुत स्लोली टाइम लेके जो बोल रहे हैं वो सब बार-बार रिवाइंड कर के मैं सुनती थी। बट बाद में टाइम जाते-जाते जैसे कि सेम चीज़ें बार-बार आने आने लगी, तो उससे टाइम भी बचने लगा। एंड वैसे मैंने रिवाइज़ किया है एंड प्लस क्योंकि मैं प्लस ये जो 300 का बेस्ट 300 सीरीज़ थी, वो मेरे को बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही फॉर यूडीसी। एंड क्योंकि कभी-कभी मैं थोड़ा स्लो चलती हूँ, तो इसीलिए मेरा अगर नहीं होता था जिन मंथ्स का करंट अफेयर्स डेली वाला, उसके लिए मैं 300 वाले जो है कैच अप कर लेती थी। उसमें से देख लेती थी। उसका पीडीएफ डाउनलोड करके देख लिया या फिर वीडियो सुन लेती थी। एंड देन जो बिज़नेस अवेयरनेस के रहते हैं, वो उससे बैंकिंग अवेयरनेस वाला वहाँ से देख लेती थी वीडियोज़। बाकी का अ, या एंड कंटिन्यूअसली रिपीट पे मैं सुनती थी। सुनने का मैंने इतना नहीं किया, एक ही बार वीडियो सुनती थी मैं। बाकी का मैं क्योंकि मैं अपना नोट्स बनाती थी, तो मैं नोट्स को पढ़ती थी और खुद से ही पढ़ती थी, ताकि मैं खुद का बोला हुआ जो पढ़ रही हूँ, वो थोड़ा मेरे को ज़्यादा अच्छे से याद रहेगा। इसीलिए मैं वीडियो एक ही बार सुनती थी, 2-2 बार नहीं सुनती थी। वीडियोज़ एक बार सुन के पीडीएफ सिर्फ 300 वालों का लेती थी एंड बाकी का एवरीडे वाला तो आई हैव बीन प्रिपेयरिंग नोट्स माय सेल्फ। जैसे-जैसे सर जो-जो बोलते जाते हैं, मैं वो लिखते जाती हूँ, कितना भी टाइम लगो उसमें चाहे। तो वैसे ही मैंने तैयारी की है सर के वीडियो से। Something you would like to add? अम, या आई वुड लाइक टू से वन थिंग कि जो एनालिसिस हम करते हैं मॉक्स की, उसके लिए मैंने जो नोटिस किया है अपने आप के साथ, जो मॉक्स की एनालिसिस है वो मॉक देते टाइम ही होती है। उसके बाद में इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू कम बैक। उस टाइम पे आपके दिमाग में क्या चल रहा था, आपने वो क्यों नहीं किया, या उस कॉन्सेप्ट को आप देख लोगे जो आपको एनालिसिस मिलती है, उस बेसिस पे आपको बस इतना पता चलेगा कि ये एरिया आपका वीक है। लेकिन जब आप कर रहे होते हैं अपना मॉक, उस टाइम पे अगर आप खुद को एनालाइज़ सेम टाइम करते जा रहे हैं, तो आपको एग्ज़ैक्टली पता रहेगा मैं इस क्वेश्चन पे अटका और किस लिए अटकी, मतलब या तो मैंने उस टाइम पे टाइम ज़्यादा ले लिया था या फिर मेरे दिमाग में कुछ चल रहा था, क्योंकि आपको उस टाइम पे एग्ज़ैक्टली आपको वो रहेगा, या तो आप कुछ और सोच रहे थे, तो यू विल हैव टू नेक्स्ट टाइम आपको ये याद रखना पड़ेगा कि ठीक है, जब मॉक दे रहे हैं तो सिर्फ़ मॉक पे कॉन्संट्रेट करें, बाकी का कुछ और नहीं सोचें। क्योंकि मेरे को वो ज़्यादा हेल्पफुल रहा है दैन सिटिंग एंड देन मेरा वो देखना कि मैं कहाँ पे गलती की। क्योंकि उस टाइम मॉक होने के बाद में मैं सिर्फ़ ये देखती हूँ कि ये क्वेश्चन गलत हुआ, ठीक है, इसका आंसर कैसे आएगा, बस। बट उसके बाद वो भी इतना हेल्पफुल नहीं रहता है। बट रादर देन दैट जब मैं मॉक कर रही होती हूँ, उस टाइम पे मैं ज़्यादा अगर ध्यान देती हूँ कि हाँ, ये क्वेश्चन मेरे को नहीं आया। बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स मैंने उसी टाइप से अवॉइड किए हैं, जैसे कि टाइम एंड वर्क एंड ये सारे कॉन्सेप्ट्स, उनको देखते ही मैं अगर 4-5 बार भी पढ़ लेती हूँ क्वेश्चन, मेरे को नहीं समझ में आता है वो। तो इसलिए मैंने ये नोटिस करके मैंने वो क्वेश्चंस छोड़ दिया कि ये नहीं करेंगे अब से। देन आई केम टू थिंक दैट सिम्प्लिफिकेशन पहले करेंगे। सिम्प्लिफिकेशन के बाद में जब डीआई कर रहे हैं, तो उसके अंदर भी आई वुड सी कि सिर्फ नंबर्स हैं, कोई कॉन्सेप्ट नहीं रिलेटेड है, सिर्फ नंबर्स अगर हैं तो मैं वो डीआई करूँगी एंड देन आई विल मूव टू अरिथमेटिक। अगर नंबर्स नहीं हैं उसके अंदर, तो सीधा अरिथमेटिक पे चले जाओ। एंड रीज़निंग के अंदर भी यही सबसे ज़्यादा हेल्पफुल रहा है कि जो वहाँ पे चल रहा है, मतलब जो दिया है स्टेप बाय स्टेप आप नोट करते जाओ। स्टार्टिंग में थोड़ा टाइम लगता है, बट देन स्लोली आप जब उसको पढ़ेंगे, तो वो रीज़निंग इज़ लाइक इंग्लिश के जैसे ही है। आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी जब पढ़ते हैं तो आपको सब याद रखना पड़ता है, उसके बाद में आप क्वेश्चन करते हैं। इनफैक्ट रीज़निंग में एटलीस्ट आप जब पढ़ रहे हैं तो आप नोट डाउन करते जाते हैं। तो दिस इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट आई फ़ील कि एनालिसिस आपकी
ऑन दैट मोमेंट आपकी होती रहनी चाहिए। हर एक टाइम पे आप अपने आप को एनालाइज़ करते रहने चाहिए। उसके बाद में बैठ के आप एनालाइज़ करेंगे तो आप हो सकता है भूल भी सकते हैं। इन माय केस मैं भूल जाती हूँ, क्यों गलत हो गया, एंड आई वुड ओनली सी कि इसका आंसर क्या है, कैसे किया है, ठीक है, बस। Something your final tip suggestions. Yeah, something that I would like to suggest is एक तो ये एनालिसिस वाला कि आप अपने आप को एनालाइज़ करें, एंड दूसरा आप जब मेन थिंग इज़ आप जब मॉक ही दे रहे हैं तो आप इस तरीके से दें कि आप अपने रियल उसी में बैठे हैं एग्ज़ाम हॉल में, एंड एकदम शांत होके दें। अगर आपको वैसे वो हेल्प नहीं करता है, मैंने जब तैयारी स्टार्ट की थी, तो जब मैंने फर्स्ट टाइम एसबीआई पीओ के लिए मॉक्स लगाने स्टार्ट किए थे, तो आई वुड बिकम वेरी एंग्शियस, मेरे को इतनी टेंशन होने लग जाती थी, एंड कुछ भी नहीं आता था मेरे दिमाग में। तो आई स्टार्टेड मेडिटेटिंग। तो मेडिटेशन से बहुत हेल्प मिला है मेरे को, बिकॉज़ इनफैक्ट फिर मैंने अपनी चीज़ें खुद से मैंने क्या किया कि अपना एक कस्टमाइज़्ड कैलेंडर बनाया, क्योंकि आप जब खुद के एफर्ट्स डालने लगेंगे किसी चीज़ पे, तो आपको उस चीज़ से कनेक्शन फ़ील होने लगेगा, तो आप थोड़ा इतना टेंशन नहीं लेंगे। तो मैंने वैसे किया, मतलब आई स्टार्टेड मेडिटेटिंग लास्ट ईयर इटसेल्फ, तो वो मेरे को बहुत हेल्प किया है। तो आई वुड से एक तो अपने आप को एनालाइज़ करें एंड इतना प्रेशर ना लें, लेकिन प्रेशर को अगर आप अवॉइड नहीं कर सकते, तो आप फिर गाइडेड मेडिटेशन की हेल्प लें, ताकि वो आपको एटलीस्ट उस 10 मिनट के लिए भी अगर आप वो करते हैं, उसको सुन के आप अगर अपना दिमाग को फ्री रख सकते हैं फ्रॉम अदर थिंग्स, देन आपके अंदर ही कॉन्फिडेंस आएगा कि वो 1 घंटे के लिए भी आप अपने दिमाग को फ़ोकस कर ही सकते हैं, फिर जब 10 मिनट के लिए कर सकते हैं तो। Thank you so much, Komal, for joining us. Thank you. थैंक यू सो मच मैम।